नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र गहलोत टिप्स टू लर्न लेटेस्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं जीएफआर 2017 यानी जनरल फाइनेंशियल रूल है 2017 वो लेके आया हूं, जिसके बारे में आईपीओ एग्जाम के अंदर चैप्टर नंबर 2 और 6 नंबर चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बड़ी ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा जीएफआर 2017 के बारे में, दोनों चैप्टर। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर आने वाले वीडियो की अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचे। तो दोस्तों, बात करता हूं, ये जीएफआर 2017 है वो केवल आईपीओ के लिए नहीं, जो साथी डब्ल्यूओ की तैयारी कर रहे हैं या दूसरे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 2 के अंदर जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है। इसके अंदर दोस्तों संविधान की धारा और संविधान के आर्टिकल 150 और 283(1) के अनुसार क्या है कि मतलब जो भी किसी तरह की सरकारी राशि होगी, जैसे जमा होती है कोई भी गवर्नमेंट मनी, जो भी मनी रिसीव्ड होती है किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई कर्मचारी अधिकारी रिसीव करता है, जैसे कोई बैंक या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी, तो दोस्तों वो बिना किसी देरी के जो भी गवर्नमेंट अकाउंट होता है, जैसे पब्लिक अकाउंट या जो भी, तो उसके अंदर जमा करवाना जरूरी है बिना किसी देरी के। आर्टिकल 284 वो कहता है कि जो भी रेवेन्यू होता है या पब्लिक मनी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा रिसीव होती है, तो वो पब्लिक अकाउंट के अंदर जमा करवाना जरूरी है। ये आर्टिकल 284 के अंदर है। ऑल मनी रिसीव्ड बाय और डिपॉजिट विद सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसे किसी तरह की कुछ जो भी कोई किसी तरह का रेवेन्यू आता है, चालान से रिलेटेड या पेनल्टी से रिलेटेड, जो भी कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी तरह की अमाउंट आती है मनी, तो वो जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है उसमें जमा होनी चाहिए। ठीक है। इन केस स्टेट के अंदर अगर कोर्ट के अंदर किसी तरह की राशि आती है, रेवेन्यू आता है, धन आता है, तो दोस्तों वो पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट के अंदर जमा होना चाहिए। अब बात करते हैं द हेड ऑफ अकाउंट टू विच सच मनी शैल बी क्रेडिटेड एंड विड्रॉल ऑफ मनी देयर फ्रॉम शैल बी गवर्नड बाय, ये मतलब इसके बारे में जो ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल 1990 और सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट रूल 1983, इसके अंदर विस्तार से बताया गया है, विशेष ऑर्डर के द्वारा, स्पेशल ऑर्डर इसमें इंक्लूडेड है। तो अब दोस्तों बात करता हूँ आगे वाले पॉइंट की। इसके अंदर दिया गया कि व्हेन अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट अपीयर टू बी इनरिकवरेबल द ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर एडजस्टमेंट, यानी कोई भी ऐसी अमाउंट है सरकारी धनराशि जो रिकवर नहीं हो सकती, जिसकी वसूली नहीं की जा सकती, उस राशि को जो भी सक्षम प्राधिकारी है वो एक स्पेशल ऑर्डर के द्वारा उस राशि को समायोजित करेगा। मतलब उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को पावर है, ठीक है भाई, उस राशि की वसूली नहीं कर सकती तो उसका एडजस्टमेंट किया जाए। HOD एडमिन सेल की फाइनेंस मिनिस्ट्री फुली इन्फॉर्म्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वेरिएशन इन सच कलेक्शन एज कंपेयर्ड विद बजट एस्टिमेट, यानी जो बजट एस्टिमेट के लिए जितना भी धन वगैरह जो चीज़ें चाहिए कलेक्शन, तो उसमें जो HOD और एडमिन है उसकी पर्सनल ड्यूटी है, उनको पूरी सूचना होनी चाहिए कि किस तरह से जो रेवेन्यू है उसका प्रॉपर तरीके से कलेक्शन हो रहा है, क्या प्रोग्रेस चल रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत है कलेक्शन में, कोई वेरिएशन है, अंतर है, तो वो आपस में कंपेयर करके जो भी बजट एस्टिमेट है उसके लिए बताया जाना चाहिए। अब रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड्स, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि व्हेन द मेंटेनेंस ऑफ एनी रेंटेबल बिल्डिंग इज इंटरेस्टेड टू ए सिविल डिपार्टमेंट, यानी किसी भी सिविल डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी रेंटेबल किराए पर जो बिल्डिंग चल रही है उसका अगर मेंटेनेंस किया जाना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अदर देन द CPWT, यानी जिसमें केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग वाली चीज़ों को छोड़ के, तो बाकी जो रेंटेड बिल्डिंग है उनके अंदर HOD की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितना भी किराया है, जो भी रेंट ऑफ ड्यू पड़ा है, जितना भी किराया बाकी है वो सारा रिकवर किया जाना चाहिए। असेसमेंट एंड रिकवरी ऑफ रेंट ऑफ एनी बिल्डिंग हायर्ड आउट विल बी रेगुलेटेड बाय द रूल्स ऑफ CPW, ये केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के
जो भी रेगुलेटेड उनके नियम है उनके द्वारा ये जो हायर्ड बिल्डिंग है उन पे ये असेसमेंट और रिकवरी से संबंधित काम उनका है। अब बात करता हूँ रूल प्रोसीजर रिलेटेड टू रेंट ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग लैंड्स आर कंटेंट इन द डिपार्टमेंटल रेगुलेशन ऑफ द डिपार्टमेंट इन चार्ज ऑफ दोज बिल्डिंग। जो इससे कोई भी रिलेटेड प्रोसीजर है, रूल्स हैं, जो भी किराए की बिल्डिंग है सरकारी सरकार ने ले रखी है या दे रखी है, तो उससे जो डिपार्टमेंटल के कोई भी जो विभाग है उनके स्पेशल ऑर्डर के द्वारा उनके चार्ज डिपार्टमेंट के चार्ज में वो बिल्डिंग रहती है। अब रेमिशन ऑफ रेवेन्यू, इसमें दोस्तों क्या है, ये होता है राजस्व में छूट। राजस्व में छूट क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि किसी तरह की मतलब गवर्नमेंट ने छूट दे दी है, ये रेवेन्यू है जी, इसका 10% ऑफ कर दिया ये रेवेन्यू में से, ठीक है। तो देखिए पूरे आपको जानकारी में बताता हूँ। ए क्लेम टू रेवेन्यू कैन बी रेमिटेड ओनली विद द सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इस तरह का अगर कोई क्लेम है रेमिशन ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड, तो उसके लिए जो सैंक्शन है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देगी, ठीक है। इसका एनुअल स्टेटमेंट जो भी मतलब रेमिशन ऑफ रेवेन्यू है इसकी या किसी तरह का कोई क्लेम बनाया गया है, क्लेम पारित किया गया, पास किया गया, तो जो एचओडी है वो क्या करेगा, जो कंसर्न एओ है, अकाउंट ऑफिसर या ऑडिट ऑफिसर है, उसको 1 जून से पहले इसका एनुअल स्टेटमेंट भेजेगा अगर किसी तरह का इस तरह का कोई राजस्व में छूट दी गई है। देखिए एक्सेप्शन इसमें है, अपवाद किन कंडीशन में एनुअल स्टेटमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो वो है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसको छूट दी गई है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आईपीओ एग्जाम की दृष्टि से भी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को ज़रूरत नहीं है इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट भेजने की। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे नीचे और दे देंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट है जिसको एनुअल स्टेटमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर आपको दे देंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे, जो भी है। तो आपको थोड़ा ध्यान रहना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है। अब अगला क्या है दोस्तों कि इंडिविजुअल रेमिशंस, अगर कोई व्यक्तिगत किसी तरह की छूट दी गई है 1000 रुपये से नीचे, तो उसको भी स्टेटमेंट शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब रूल डिफाइनिंग रेमिशन एंड अमेंडमेंट ऑफ रेवेन्यू में बी मेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। जो प्रियर कंसेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज मस्ट इज, जो वित्त मंत्रालय की जो पूर्व अनुमति कंसेंट या जरूरी है, वो क्या है दोस्तों, वो इन्वॉल्विंग रिल्यूकेंस ऑफ रेवेन्यू इन एनी वे, अगर किसी तरह का रेवेन्यू रिल्यूकेंस कर रहे हैं उसको मतलब डिस्चार्ज करने छोड़ रहे हैं जैसे, या इन्वॉल्विंग ग्रांट ऑफ लैंड लीज लाइसेंस ऑफ, किसी तरह का अगर कोई लैंड को ग्रांट कर रहे हैं या लीज ग्रांट कर रहे हैं या लाइसेंस, जो भी कोई जैसे खदान वगैरह होते हैं उनके वो कर रहे हैं, किसी तरह की छूट दे रहे हैं उनको, तो इस तरह की चीज़ें इसमें शामिल है। उसमें प्रियर कंसेंट जरूरी है फाइनेंस मिनिस्ट्री की। अब जो रूल नंबर 21 है GFR 2017 का, वो है स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रियरिटी। इसका मतलब देखो स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रियरिटी क्या होता है दोस्तों, मोटा मोटा समझ लीजिए। सरकार आपको कहती है, आपको फाइनेंशियल पावर दे दी गई, किसी तरह की डेलीगेटेड पावर कर दी गई है पावर की, आप इस तरह से आप अपने ऑफिस एक्सपेंस चला सकते हो, या आपके अंडर कोई भी डिवीज़न है तो आप इस तरह से चला सकते हो, जिसमें जो भी एक्सपेंडिचर खर्चा होता है। तो ये जो स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रियरिटी क्या है, इसमें कि ये कहती है गवर्नमेंट की इस तरह के अगर आप खर्चे कर रहे हो तो उन खर्चों को आप उसी तरह से ट्रीट करो जैसे भी वो आपका पर्सनल धन हो, आपकी जेब से लग रहा हो। ये बात इस रूल 21 में कहती है। तो फाइनेंशियल पावर ऑफ गवर्नमेंट हैव बीन डेलीगेटेड टू वेरियस सबऑर्डिनेट अथॉरिटी बाय DFPR। DFPR की फुल फॉर्म होती है डेलीगेशन फाइनेंशियल पावर रूल, ठीक है। तो दोस्तों ये कहने का मतलब ये है कि जो भी सरकार द्वारा अपने अधीनस्थ अथॉरिटीज़ को फाइनेंशियल पावर दी जाती है DFPR के अनुसार, लेकिन फाइनेंशियल पावर ऑफ गवर्नमेंट विच हैव नॉट बीन डेलीगेटेड रेस्ट विद फाइनेंस मिनिस्ट्री। लेकिन ये जो आपस में पावर देने का मतलब ये नहीं कि आपको पावर दे दी अनलिमिटेड, आप जो मर्जी यार खरीदो, 500 रुपये लग रहे हैं आप 5000 लगा दो, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर लिया गया इन चीज़ों।
अब रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर, जो कंट्रोलिंग ऑफिसर उसकी जिम्मेदारियां क्या है कि ही हैज़ टू इंश्योर दैट एक्सपेंडिचर, वो आश्वस्त रहेगा जो भी खर्चे हो रहे हैं, क्या किस मैटर में आश्वस्त रहेगा, कैसे आश्वस्त रहेगा कि डू नॉट एक्सीड बजट एलोकेशन, डू नॉट एक्सीड, जो भी बजट एलोकेट हुआ है उससे ज़्यादा खर्च नहीं करना। मान लीजिए 50 रुपये बजट मिला है आपको, आप 51 कर रहे हो या 61 कर रहे हो, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये चीज़ें हैं। दूसरी बात, इनकर्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट, और जो भी बजट में एलोकेट हुआ है वो पब्लिक इंटरेस्ट में आना चाहिए। पर्पज फॉर विच फंड्स आर प्रोवाइडेड, जिस फंड के लिए आपको मान ले फंड मिला है कि आप इस मद के अंदर ये पैसा खर्च हो गए, मान लीजिए फंड बजट मिल गया जी, आप इतने ऑफिसों के लिए एसी खरीद सकते हैं, आप उनमें खरीद रहे हो कंप्यूटर, तो वो नहीं चलेगा। जो कंप्यूटर का फंड आया है, बजट आया है, उसमें कंप्यूटर की खरीदारी है, जो एसी के लिए आया है तो उसमें एसी की करनी है। एडुकेट कंट्रोल मैकेनिज्म इज फंक्शनिंग टू गार्ड वेस्ट एंड लॉस्ट ऑफ पब्लिक मनी, इस तरह का मतलब ध्यान रखा जाए कि किस तरह से किसी भी स्थिति में जो बजट में जो पब्लिक मनी है, सार्वजनिक धन है, उसका किसी तरह से कोई भी वेस्टेज ना हो। ऑल फाइनेंशियल सैंक्शन ऑर्डर इशूड बाय ए कंपिटेंट अथॉरिटी शैल बी कम्युनिकेटेड टू ऑडिट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर, जो भी फाइनेंशियल सैंक्शन होती है, स्वीकृतियाँ होती है, वित्त स्वीकृतियाँ या आदेश जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा इशू किए जाते हैं, उनका कम्युनिकेशन ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर के साथ किया जाना चाहिए। फॉलोइंग सैंक्शन नीड नॉट टू बी अंडरस्टूड द ऑडिट ऑफिसर। अब देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी स्वीकृतियाँ हैं, सैंक्शंस हैं, जिनको ऑडिट ऑफिस के साथ किसी तरह से एंडोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ भी उनको कौन कौन सी, कुल मिला के 4 तरह की है। पहली कौन सी है? पहली है दोस्तों, अगर कोई भी सैंक्शन अगर किसी पोस्ट को क्रिएट करने से, अबोलिश करने से, कंस्टिट्यूशन करने से होती है, यानी कोई किसी पद को नया सर्जित करना है, कोई पुराने पद हैं उनको समाप्त करना है, तो इस तरह की जो सैंक्शंस हैं वो एओ के साथ उनको एंडोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। किसी अगर कोई गजेटेड या नॉन गजेटेड ऑफिसर है, उनका कोई अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, प्रमोशन होता है, तब भी उनके साथ कोई एंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है। कंटीजेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं, आकस्मिक खर्चे, अचानक से किए जाने वाले खर्चे, भी ज़रूरी ये करना पड़ेगा, ये भी मतलब ये जो कंटीजेंट एक्सपेंडिचर होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा आपको कौन कौन से 5 प्रकार के होते हैं। तो जैसे स्पेशल कंटीजेंट जो भी है, फुली वाउच्ड। तो दोस्तों ये जो कंटीजेंट होते हैं, कंटीजेंट एक्सपेंडिचर, ये भी इनके बारे में जो हेड ऑफ ऑफिस है उसकी पावर में है, तो इनको भी एंडोर्स करने की ज़रूरत नहीं है ईओ के साथ में। किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर जीपीएफ का एडवांस ग्रांट होता है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि जो सैंक्शन कंपिटेंट अथॉरिटी जारी करती है, उस सैंक्शन की लैप्स की का कितना टाइम है, कब लैप्स होती है वो। तो दोस्तों ए सैंक्शन लैप्स आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू, यानी जो कोई सैंक्शन है उसको अगर इशू करने के 12 महीने के अंदर वो लैप्स हो जाती है, तो उसको जो भी है, अगर कंडीशन क्या है उसके अंदर मतलब अगर उसका थोड़े किसी पार्ट का पेमेंट ना किया गया हो या पूरे पार्ट का पेमेंट ना किया गया हो, मतलब या तो थोड़ा मान लीजिए कि 5,000 की सैंक्शन है, उसमें से 2,000 रुपये दे दिए, 3,000 बाकी है, या मतलब 5,000 के 5,000 बाकी है, तो इस तरह ये ऐसा 12 महीने में लैप्स हो जाता है। अब जो एक्सेप्शन है दोस्तों, कौन सी सैंक्शन है वो 12 महीने में लैप्स नहीं होती। मैं आपसे वीडियो के अंत में है ना 2 क्वेश्चन पूछूंगा, तो उनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। इन्हीं में से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी वीडियो में से 2 क्वेश्चन पूछूंगा कि आप कितना थोड़ा ध्यान से पढ़ रहे हो या क्या आपकी समझ में आ रहा है, ताकि मैं भी क्लियर हो जाऊँ कि भी कहीं मेरे से कोई चूक हो गई या क्या दिक्कत है। अब बात करता हूँ दोस्तों एक्सेप्शन कौन से हैं, अपवाद कौन से हैं कि कौन सी सैंक्शन लैप्स नहीं होती। तो दोस्तों ऐसी सैंक्शन जिसके अंदर कोई भी सैंक्शन के लिए स्पेशल करेंसी पीरियड दिया हुआ हो, जो भी पीरियड मान लीजिए कि किसी सैंक्शन के अंदर दिया हुआ है कि आप ये सैंक्शन फलानी 3 साल या 2 साल के लिए वैलिड रहेगी, तो ऐसी सैंक्शन में लैप्स नहीं होती। अब जो 2 नंबर कंडीशन है दोस्तों, वो है कि
इफ स्पेसिफाइड दैट द एक्सपेंडिचर विल बी मेड फ्रॉम बजट प्रोविजन ऑफ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ईयर, यानी किसी भी बजट प्रोविजन के अंदर कोई भी स्पेशल फाइनेंशियल ईयर है, मान लीजिए कि आप 2021-22 चल रहा है तो बजट फाइनेंस प्रोविजन के अंदर दिया गया ये सैंक्शन है 4 साल तक, मान लो 2025-26 तक भी वैलिड रहेगी, तो वो ये खर्चा कर सकते हैं 2025-26 तक, तो वो सैंक्शन उनमें भी ऐसी कोई 12 महीने वाली लैप्स वाली बात नहीं है। इन केस ऑफ परचेज ऑफ स्टोर्स इफ टेंडर हैव बीन एक्सेप्टेड, इन केस ऑफ परचेज ऑफ स्टोर्स इफ टेंडर हैव बीन एक्सेप्टेड, यानी टेंडर एक्सेप्ट हो गया है कि कोई भी स्टोर में से कोई सामान या सामग्री खरीदने के लिए, तो उसमें इंडेंट हैव बीन प्लेस्ड द सीपीओ विद इन वन ऑफ द डेट ऑफ इशू, यानी सीपीओ के सामने 1 साल सैंक्शन इशू होने के लिए भेज दी है, तो उस कंडीशन में भी कोई समस्या नहीं है, 12 महीने का कोई टाइम नहीं है वहाँ। सैंक्शन रिगार्डिंग एन एडिशन टू ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर जनरल स्कीम, कोई जनरल स्कीम के लिए साल दर साल जो भी कोई सैंक्शन मिलती है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो उसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का हो गया जी, यहाँ पे मान लीजिए एस्टेब्लिशमेंट करना है जी, मतलब स्थापना करने किसी चीज़ की, अपने को नया कोई ऑफिस बनाना है, उसके अंदर कितने पद सर्जित करने हैं, तो वैसे सैंक्शनों के मैटर में जो भी किसी तरह का खर्चा मिलता है तो उसमें भी कोई ऐसी समस्या नहीं है। सैंक्शन रिगार्डिंग एन अलाउंस फॉर ए पोस्ट इवन इफ इट इज़ नॉट ड्राउन बाई कंसर्न ऑफिसर। अब रिपोर्टिंग ऑफ लॉसेस, दोस्तों रिपोर्टिंग ऑफ लॉसेस के अंदर क्या है कि किसी तरह का सरकारी धन खो जाता है, चोरी हो जाता है, जल जाता है, तो सरकारी धन के अंदर कैश भी आ सकता है, आपके स्टाम्प भी आ सकते हैं, किसी तरह के ओपीएम में आ सकते हैं, स्टोर्स आ सकते हैं, कोई दूसरी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो भी है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो अगर देखते हैं आइए, एनी लॉस ऑफ पब्लिक मनी, रेवेन्यू एंड रिसिप्ट एंड स्टाम्प, ओपीएम स्टोर्स एंड अदर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इवन इफ इट हैज़ बीन मेड गुड बाय द पार्टी रिस्पॉन्सिबल हैज़ टू बी रिपोर्टेड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी। इसमें पता लगता है कि पार्टी जो भी है इसकी वजह से ये नुकसान हुआ है, ये वो घाटा हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट करना ज़रूरी है नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफिसर को, कंसर्न प्रिंसिपल अकाउंट, ये नाम थोड़े से आप याद कर लीजिए, नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफिसर और जो कंसर्न प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो आपके सामने एमसीक्यू टाइप में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, आप क्या सोचोगे भी, या इसमें आएगा ऑल द अबव, ठीक है, तो थोड़ा सा ये देख लीजिए। अब इसमें एक्सेप्शन है, कौन से लॉसेज हैं उनकी रिपोर्ट करना जरूरी नहीं है, हायर अथॉरिटी को, ऑडिट ऑफिसर को, अकाउंट ऑफिसर को। तो दोस्तों पेटी लॉसेज अप टू 10,000, 10,000 रुपये से नीचे की जो लॉसेज हैं वो पेटी लॉसेज आते हैं। किसके कंडीशन में, जो प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, कैश लॉसेज जो भी है, स्टाम्प वगैरह, वो 10,000 से नीचे की अमाउंट अगर हो तो उनको पेटी लॉसेज बोलते हैं। तो उनको जो प्रिंसिपल वो है, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफिसर है, अकाउंट ऑफिसर है, उनको या हायर अथॉरिटी, उनको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो लॉस ऑफ रेवेन्यू है दोस्तों, उसके अंदर क्या है, 3 चीज़ें हैं कि ड्यू टू मिस्टेक इन असेसमेंट डिस्कवर्ड टू लेट, कोई अगर देरी की वजह से, मतलब असेसमेंट के अंदर ये पाया गया कि मतलब गलती हुई किस कारण, देरी के कारण, ठीक है, या कोई मतलब कानून के अंदर कोई इस तरह के इंटरप्शन है कि आप जो मतलब टाइम पे नहीं कर पाए, या कोई कानूनी मतलब दिक्कत है, या किसी तरह का जो लाइफ टाइम वो टाइम बार्ड क्लेम है उसका रिफंड कर रहे हैं, तो वो लॉस ऑफ रेवेन्यू में आता है, तो उनको भी इस तरह की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अब केसेज इन्वॉल्विंग सीरियस इरेगुलरिटीज मस्ट बी रिपोर्टेड टू द फाइनेंशियल एडवाइजर और चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। जो केस होते हैं जिनमें सीरियस अनियमितताएँ होती है उनकी रिपोर्ट करना जरूरी है फाइनेंशियल एडवाइज़र को, या सीए को, या सीजीए को। अब जो स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग होती है वो दोस्तों 2 टाइप की होती है, 2 टाइप की, एक तो इनिशियल रिपोर्ट होता है और एक फाइनेंशियल रिपोर्ट। इनिशियल रिपोर्ट के अंदर क्या होता है कि कहाँ कौन सी जगह ये इस तरह की मतलब क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, और जो फाइनल रिपोर्ट होती है उसके अंदर दोस्तों पूछते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह का हुआ है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। उसमें ये भी पूछते हैं कि अगर ये लॉस हो गया तो इसकी रिकवरी का क्या प्रावधान है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
रिपोर्ट ऑफ लॉसेस विच मिनिमम मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एचओडी कैन नॉट फाइनली डिस्पोज देयर ऑन सबमिटेड टू फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब लॉस ड्यू टू culpability of government servant will be borne by the central or state government department concerned with the transaction। यानी अगर किसी भी संबंधित विभाग के कर्मचारी से कोई लॉस हो जाता है तो उसको वहन कौन करेगी? सरकार करेगी, चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार जिसके अधीन वो कार्य करता है। इफ़ एनी रिकवरी इज फ्रॉम द पर्सन इन केस, अगर उससे कोई नकदी में कोई रिकवरी की जा सकती है तो वो करेगी, और नहीं तो जो भी देन इट विल बी क्रेडिट टू डिपार्टमेंट हु सस्टेन द लॉस। लॉस ऑफ गवर्नमेंट मनी ड्यू इरेगुलर इशू ऑफ चेक एंड इरेगुलर अकाउंटिंग रिसिप्ट रिपोर्टेड टू सीजीए। यानी अगर गवर्नमेंट मनी के अंदर किसी तरह की गलती या अनियमितता जो चेक इशू करने के में हुई है, गलत चेक वगैरह इशू कर दिया, या कोई अकाउंटिंग के अंदर रिसिप्ट के अंदर कोई गलती हुई, तो इस तरह की रिपोर्ट सीजीए को करना जरूरी है। लॉस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर थेफ्ट फ्रॉड 50,000 से ऊपर, यानी अगर किसी तरह की आगजनी, चोरी या फ्रॉड हो गया 50,000 से ऊपर का, तो उसकी रिपोर्ट पुलिस को करना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। लॉस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर फ्लड, तो जो इस तरह के हैं 50,000 से ऊपर, उनकी जो कंसर्न अथॉरिटी है उसको रिपोर्ट करना जरूरी है, और किसके द्वारा? थ्रू प्रोपोर्शनल। इफ द कंटेंट ऑफ एनी फाइल आर कैटेगरी एज सीक्रेट एंड नॉट टॉप सीक्रेट देन इट बी सेंट पर्सनली टू द हेड ऑफ ऑडिट ऑफिसर। यानी अगर किसी तरह की कोई कंटेंट है, फाइल है जिसके दो कैटेगरी, जैसे कैटेगरी बनाई हुई है कि सीक्रेट या टॉप सीक्रेट कैटेगरी है, तो उनको पर्सनली जो हेड ऑफ ऑडिट ऑफिस है वहाँ पे उनको भेजना जरूरी है। तो दोस्तों आपको चैप्टर नंबर 2 शायद क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसी में से 3 क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। दोस्तों सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपको कि जो पेटी लॉसेज होते हैं वो कितनी अमाउंट तक के होते हैं, और जो पुलिस को रिपोर्ट करने की लॉस की कितनी अमाउंट की वो है, बताइए प्लीज़। आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और जो सैंक्शन लैप्स होने का टाइम कितना है, और एक रिविजन ऑफ रेवेन्यू के अंदर ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसको छूट दी गई है कि एनुअली स्टेटमेंट ना भेजें। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। जो चैप्टर नंबर 6 है, जो आईपीओ एग्ज़ाम पेपर सेकंड के अंदर इसका सेकंड भाग है, तो वो मैं अगले वीडियो में लेके आ रहा हूँ जल्दी। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर ज़रूर देना आप। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।